नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार अपने YouTube चैनल प्रयास क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को 11th और 12th की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। अगर आप लोग 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर एक वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाएगा और हर एक विषय की आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हर एक विषय की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आप लोगों को इसी चैनल पर प्रयास क्लासेज में आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। तो हम आज पढ़ेंगे पहले 11th का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है संविधान निर्माण। उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। संविधान निर्माण से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी संविधान निर्माण से जुड़े ही एक प्रश्न है। ये कथन है, स्टेटमेंट है, किसने कहा। देखिए कह रहा है किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है लॉस्की, बी में क्या है बारकर, यानी ख में दिया हुआ है बारकर, सी में दिया है गार्डर और घ में दिया है क्या जेलिनेक, या डी में जेलिनेक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जेलिनेक हो जाएगा। कहा कि किसने कहा संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है, जेलिनेक ने कहा था। अब कैसे संविधान के बिना राज्य नहीं हो सकता। किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश में नियम कानून का रहना अति आवश्यक है। तो नियम कानून किस में होगा, संविधान में ना होगा। नियम और कानून के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। यहाँ पर है संविधान, तो संविधान किसको कहते हैं, नियमों एवं कानूनों के संग्रह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो बिना संविधान के कोई देश या राज्य चल सकता है, उसका शासन प्रशासन चल सकता है, नहीं चल सकता। इसीलिए कहा गया है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेलिनेक। आपका सही आंसर हो जाएगा घ। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान प्राप्त हुए, मतलब कि कितने सीट प्राप्त हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान सभा की। क्या है ये संविधान सभा। तो संविधान सभा का ना गठन हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। किसके सिफारिश पर, तो कैबिनेट मिशन योजना के, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन योजना ना भारत आया था 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था। और इस योजना को ना कैबिनेट मिशन योजना काहे कहा गया, क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश संसद में कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे, एक थे पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन योजना के तीनों सदस्य थे। इसमें कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। और ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इसी ने सिफारिश किया कि भारत के संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का क्या करना चाहिए, गठन करना चाहिए। तो संविधान सभा का गठन इस आया था 24 मार्च 1946 को, लेकिन उस समय गठन नहीं हुआ। गठन हुआ था जुलाई 1946 में। क्या संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। उसी संविधान सभा में ना और कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। 389 सदस्य संविधान सभा में होना था, लेकिन 389 सदस्य होना था, उसमें से ब्रिटिश प्रांत से भी होना था, देशी रियासतों से भी होना था और मनोनीत जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उससे भी होना था। तो क्वेश्चन कहता है देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए। तो हम बात करते 389 में ना, सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत से कितना आया था, ब्रिटिश प्रांत से आया था 292। उसके बाद आया था देशी रियासत से। देशी रियासत से कितने सीट आए थे, तो देशी रियासत से 93 को आया था और 4 को आया था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी, मुख्य कमिश्नरी आयुक्त जिसको कहते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आया था 4 को। तो क्या हुआ 389 होगा कि नहीं, 292, 93 और 4 को
पूरा सदस्य कितना था, 389 निश्चित किया गया था। 389 सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे, 389 सदस्य उपस्थित नहीं हुए। ये जो 93 को है ना, ये 93 को मनोनीत होना था देशी रियासत से। इसको कह दिया गया कि आपका मन है तो संविधान सभा में शामिल होइए, अगर आपका मन नहीं है तो शामिल नहीं हुए। तो देशी रियासत के जितने भी सदस्य थे ये लोग संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्य के रूप में प्रतिनिधि नहीं बने, क्योंकि इसका मन नहीं था। तो कुल पहुंचे थे 296 को पहुंचे थे, 292 और 4, 93 को तो मनोनीत होना था, तो ये पहुंचे नहीं। लेकिन पूछा जाएगा कि देशी रियासत को सीट कितना दिया गया था, तो 93 को सीट दिया गया था। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, अब 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए, कहे ना देशी रियासत को। तो ऑप्शन ए में दिया है 292, बी में 92 और सी में क्या है 93 और 389 डी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। बताया 389 में से देशी रियासत से कितना 93 को, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते 292, तो 292 कहाँ से आना था, ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश बी पी लिख दिया, ब्रिटिश प्रांत से आना था। 389 कितना निश्चित किया गया था, निश्चित किया गया था 389, 292 ब्रिटिश प्रांत से और 93 को कहाँ से, देशी रियासत से, 93 को देशी रियासत से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन कहता है 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए, तो 93 को स्थान दिए गए। इसमें किसी को दिक्कत है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसमें नहीं दिक्कत है आगे। और ये सब याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को, और इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा में सदस्य की संख्या निश्चित की गई थी 389 में से 292 कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से, 93 को कहाँ से, देशी रियासत से, यही क्वेश्चन है, 93 को देशी रियासत से, और 4 कहाँ से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, मुख्य कमिश्नरी आयुक्त से आने थे 4 को सदस्य, कुल 389 आना था। तो इसमें दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा, किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों व आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है, यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता तो वह जनता को नीचे गिराता है। ये क्या, ये स्टेटमेंट है, कथन है, किसने कहा था, कह रहा है किसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है, मतलब जनता के जीवन के अनुरूप, जनता के प्रति उस संविधान में नहीं लिखा गया, जनता के लिए नहीं सोचा गया है, तो वह जनता को नीचे गिराता है। ऐसा कथन कौन कहे थे, ऐसा कथन जो कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन, ग में दिया होगा तो ख लिखा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि कोई भी संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों व आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। अनुरूप का मतलब क्या होता है, उसके अनुकूल नहीं है, उसके हित में नहीं है उस संविधान में, तो वह अपनी जनता को नीचे गिराता है। ऐसा कथन कौन कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखिएगा आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है किनको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता। पूछेगा आधुनिक भारत का निर्माता किनको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री एवं पहले विदेश मंत्री भी रह चुके थे। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता भी जानते हैं इनको, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, समझ में आया। और महात्मा गांधी याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसमें किसी को दिक्कत है, आगे बढ़े। ये एक स्टेटमेंट था, कथन। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया। कह रहा है संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया। तो कोई भी काम शुरू होता है सबसे पहले बैठक होगा, उसका बैठक होगा ना, पहला बैठक होगा। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बनाना है। यही कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, जब पहली बैठक हुई तभी ना काम शुरू होगा, उसी तारीख को। तो संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था, ऑप्शन ए में दिया है 9 दिसंबर 1946,
ख में दिया है 15 अगस्त 1947 और ग में दिया है 26 फरवरी 1948 और घ में दिया है 26 जनवरी 1950। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट करके, जिसको पता होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो बताएं जब ये पहला बैठक होगा उसी में निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। काम शुरू किया जाएगा पहली बैठक से। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसी तारीख को ना काम शुरू होगा संविधान बनाने का, होगा ना। और याद रखेगा पहली बैठक हुआ तो कोई भी बैठक का अध्यक्ष होता है ना, आपके गांव में भी कोई बैठक होता है तो उसका एक अध्यक्ष चुन दिया जाता है, कोई भी दल बनता है उसका एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में। ये भी याद रखेगा, पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए? सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा ना अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए अस्थायी अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए अस्थायी मतलब ये अस्थायी रूप से नहीं थे सच्चिदानंद सिन्हा, बस एक ही बैठक के अध्यक्ष बनाया गया था फ्रांसीसी परंपरा का अनुकरण करते हुए। देखिए संविधान सभा में जो बैठक हुआ उसमें अस्थायी अध्यक्ष हुलबुल्ली में नहीं चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा ना संविधान सभा में जितने भी सदस्य शामिल हुए थे पहली बैठक में ना, संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य, यहाँ पर लिख देते हैं कुल सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक में जो कुल सदस्य शामिल हुआ था ना 210 सदस्य शामिल हुए थे। कितने सदस्य? 210 सदस्य शामिल हुए थे पहली बैठक में। उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बुजुर्ग मतलब सबसे बूढ़े थे, सबसे ज्यादा जानकारी थी, मतलब जानकारी क्या, सबसे ज्यादा अनुभव होगा क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो फ्रांसीसी परंपरा, फ्रांस में यह परंपरा है कि जो व्यक्ति बुजुर्ग होगा उसी को अगरिया बनाया जाता है। गांव में भी देखते हैं ना कह देता है कि कोई मान लो दो व्यक्ति झगड़ा कर लिया तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, कहता है कि हमारी बात मानेगा, तो कहता है हाँ चाचा तू जे कह देबू वह बात सही होता है। तो इसी प्रकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष एक दिन के लिए 9 दिसंबर 1946 की बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा को दे दिया गया। तो पता चला संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब तक आपसे अस्थायी लगा कर ना पूछे, चाहे संविधान सभा के अध्यक्ष ना पूछे, तब तक आप यही मारिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सीधे पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन, तब आंसर बदल जाएगा। हम बताएंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो आगे बताएंगे। लेकिन अस्थायी लगाया है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अस्थायी लगाया है तब, चाहे प्रथम बैठक लगा रहेगा तब। कंफ्यूज नहीं होना है कि दो अध्यक्ष है, एक अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी लगाकर पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रथम बैठक पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। और क्या हुआ था? नई दिल्ली में। तो काम शुरू किया, तो इस क्वेश्चन में दिखा था चौथा नंबर क्वेश्चन में संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? अब देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। देखिए यही क्वेश्चन बोले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है वो बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डी में दिया है के.एम. मुंशी। ये चारों ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। देखिए चारों ऑप्शन का एनालिसिस हम कर देते हैं। देखिए क्या कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ब्लैक एक के साथ दोनों में देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री। पहले प्रधानमंत्री एवं पहले विदेश मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद के एम मुंशी, तो इन्होंने संविधान सभा के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है के एम मुंशी ने संविधान सभा के बारे में? यहाँ पर ये जान लीजिए कि के एम मुंशी ना एक समिति के अध्यक्ष थे। कौन सा समिति के? कार्य संचालन समिति के, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। ये सब संविधान बनाने वाला समिति सब है। कार्य संचालन समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। देखिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा आंसर की, क्या होगा आंसर इसका। देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बउआ रे बताओ कि संविधान सभा के अध्यक्ष को तो चुना गया होगा ना किसी न किसी तारीख को, तो इनको चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन का हेर फेर है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब ये अस्थायी अध्यक्ष हो गए। जब तक संविधान सभा रहेगी तब तक संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नहीं कि सच्चिदानंद सिन्हा। बताए हैं सच्चिदानंद सिन्हा केवल एक ही बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष बने थे, प्रथम बैठक का। बाकी सभी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब करेंगे। और 11 दिसंबर 1946 को ना संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें किसी को दिक्कत है? संविधान सभा की जितनी भी बैठक हुई है सब 2 दिन के, 3 को बैठक शुरू का लगातार 2 दिन के अंतराल पर हुआ है। पहला 9 दिसंबर को, दूसरा 11 दिसंबर को और तीसरा हुआ है 13 दिसंबर को। तो 2-2 दिन का अंतराल है 3 को बैठक में। तो इस सबको याद रखेगा। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री एवं पहले विदेश मंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री थे। उसके बाद है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी। इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति इसको कहते हैं। ये संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति, सबसे प्रमुख। इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और याद रखिएगा संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बात करते हैं अब के एम मुंशी की। के एम मुंशी ना कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति अलग है और संचालन समिति अलग है। कार्य संचालन लग गया, केवल कार्य लग गया तो क्या हो जाएगा? के एम मुंशी। संचालन समिति रहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के तो के एम मुंशी है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क सही हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें किसी को दिक्कत है? कोई तकलीफ? आगे बढ़े तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब छठा प्रश्न को देखेंगे।
कहता है डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। इससे पहले हम लिखे थे ना, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे। ए में दिया है प्रारूप समिति, बी में दिया है संघ की शक्तियों की समिति, संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इसमें से किसके अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू। पंडित JL नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू, पंडित JL नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्या कहता है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर है। और संघ की शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब संविधान बनाने के लिए ही इस समिति सबका गठन किया गया था। समझ में आया? अब बात कर लेते तंगा प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति का ना गठन कब हुआ था? इसका गठन पूछ लिया जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को ना प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर को चुना गया था। इसमें किसी को दिक्कत है? अब बात करते हैं प्रारूप समिति ने ना संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब दिया। प्रारूप समिति संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब दिया? गठन तो हो गया 29 अगस्त 1947 को, लेकिन कैसा संविधान हो, संविधान में क्या रखना है क्या नहीं रखना है ना, ये प्रारूप समिति ने तैयार करके संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जांच करना। रिपोर्ट जांच नहीं करना, मतलब रिपोर्ट में क्या होता है, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, इसका निर्णय लिख करके देना है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, उन्होंने ना 21 फरवरी, डेट था 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशन किया, पहली बार, कि हाँ संविधान ऐसा होना चाहिए, भारतीय जनता के लिए होना चाहिए, संविधान कैसा होना चाहिए, इस सब का प्रकाशन कर दिया 21 फरवरी 1948 को। तो पूछेगा संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया? 21 फरवरी 1948 को। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? तो डॉक्टर अंबेडकर की समिति के अध्यक्ष थे। छठा नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? क इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते 7 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देख लीजिए क्या कहता है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा? संविधान में ना कोई भी चीज जोड़ना हो या संविधान में से कोई भी चीज हटाना होता है तो उसमें संशोधन करना पड़ता है। संशोधन करके ही उसमें कोई भी नया चीज जोड़ा जाता है या कोई भी चीज को हटाया जाता है। कोई भी नियम कानून को हटाना या जोड़ने के लिए संशोधन करना पड़ता है। तो वह कह रहा है किस संशोधन के द्वारा संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द। पहले देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष होता है। मतलब कि राष्ट्र में किसी भी धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं दिया गया है। भारत में पूछेगा भारत का राज धर्म क्या है, तो कहिएगा भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर किसी भी धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं दिया गया है। यही होता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष इसको कहते हैं। और प्रस्तावना में ही बात कहा गया है, प्रस्तावना जो कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना में जो बात कही गई है वो 100% सही है।
किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष का मतलब समझा दिए ना, किसी भी धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो पहला है 1951 का पहला संशोधन, उसके बाद है 1971 का 24वां संशोधन, उसके बाद 1976 का 42वां संशोधन है, 1978 का 44वां संशोधन है। ये संविधान के संशोधन है संविधान में। तो बात करते हैं संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में ना, इसके द्वारा संविधान में 9वां अनुसूची जोड़ा गया। 9वां अनुसूची जोड़ा गया था संविधान में पहला संशोधन के द्वारा। 1971 में 24वां संशोधन हुआ था। 24वां संशोधन कब हुआ? 1971 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा राजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो हम बात करते हैं प्रिवी पर्स व्यवस्था। प्रिवी पर्स व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। देखिए अब समझिए प्रिवी पर्स क्या है। प्रिवी पर्स व्यवस्था क्या है? जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, तो भारत में ना जितने भी देशी रियासत थे उन सब को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण यानी एक करने का उपाय सोचे, उनको मनाने का सोचे। तो देशी रियासत के जो राजा थे वो ऐसे नहीं मानते थे। वो लोग कोई भी चीज़, मतलब मान लीजिए जैसे साल में हमको 1 लाख रुपया दीजिएगा, हम आपके भारत में मिले रहेंगे। तो देशी रियासत को, यही राजा सबको क्या होता था, राजाओं को प्रिवी पर्स मिलता था। 1971 तक ये मिलता रहा सभी राजाओं को। भारत में जितने भी देशी रियासत थे वहाँ के जो राजा होते थे, जैसे जम्मू कश्मीर के राजा हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गया, जूनागढ़ के रियासत के राजा हो गए, उन सबको प्रिवी पर्स व्यवस्था, इस सबको जितने भी देशी रियासत थे 565 देशी रियासत थे, उनमें से कुछ राजाओं को प्रिवी पर्स, मतलब कि कोई भी चीज़ देना था, मान लीजिए महीना में या साल में, प्रिवी पर्स व्यवस्था उन लोगों को मिलता था, कुछ ना कुछ मिलता था। यह व्यवस्था 1971 तक चलता रहा। कब तक? 1971 तक। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1971 में, आपको मालूम होना चाहिए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इनको क्या कहा जाता है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की लौह महिला कहा जाता है इंदिरा गांधी को। उन्होंने ना राजाओं को जो मिलने वाले प्रिवी पर्स व्यवस्था था उनको खत्म कर दिया। और खत्म कर दिया, इसका संविधान में भी उल्लेख कर दिया गया था। तो संविधान में से तो हटाना अनिवार्य है। जब खत्म कर दिए, जो संविधान में लिखा गया था तो उसको खत्म कर दिए, तो संविधान में से भी हटाना पड़ेगा ना। तो 1971 का 24वां संशोधन करा दिए, संविधान में 24वां संशोधन करवा दिए और प्रिवी पर्स व्यवस्था को संविधान में से हटवा दिए। और संविधान में से हटवाए तो राजाओं के प्रिवी पर्स मिलने वाली जो व्यवस्था थी उस सबको खत्म कर दी इंदिरा गांधी। तो 24वां संशोधन का क्या महत्व था, समझ में आया? और 1951 के पहला संशोधन के द्वारा 9वां अनुसूची जोड़ा गया संविधान में। उसके बाद बात करते हैं 1976 का, 1978 का। ये दो संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976 और 1978 वाला। 1976 का 42वां संशोधन और 1978 का 44वां संशोधन। 42वां संशोधन द्वारा ना बहुत चीज हुआ था। 42वां संशोधन द्वारा इस संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो यही क्वेश्चन कहता है पंथ निरपेक्ष। इसमें ना 3 को शब्द जोड़ा गया। पहला था समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। ये शब्द, इस शब्द को याद रखेगा, पूछा जाता है, पूछेगा समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 1976 में। पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया? 1976 में। अखंडता को कब जोड़ा गया? 1976 में। 3 को नया शब्द जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना में। अब बात कर लेते हैं 44वां संशोधन 1978 की। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में हुआ था। इसमें ना क्या हुआ था देख लीजिए आप जानते हैं मौलिक अधिकार में ना पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को हटा देगा। इससे बहुत काम हुआ था दोनों संशोधन में। संपत्ति का अधिकार को ना समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। एक बार रिपीट कर लेते, देखिए क्या कहता है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और किस वर्ष? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 1951 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? पहला संविधान संशोधन 1951 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला किस वर्ष हुआ? 1951 में हुआ। इसके द्वारा 9वां अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। 9वां अनुसूची, पहले 8 गो अनुसूची था कि संविधान में, लेकिन अब ना 12 गो अनुसूची हो गया है। 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ, इंदिरा गांधी के समय में हुआ। प्रीवी पर्स व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा क्या कर दिया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में। और 1978 का 44वां संशोधन द्वारा ना संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समझ में आया? तो छठा प्रश्न समझ में आ गया ना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, 7वां था, अब बढ़ेंगे 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, कथन है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? देखिए ए में है आचार्य जेबी कृपलानी, बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में क्या है? डॉक्टर अंबेडकर, और डी में क्या है? के.एम. मुंशी है। तो समझते हैं हम बात को। ये जेबी कृपलानी ना स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। तो ये बताए हैं आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले विदेश मंत्री थे। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। आधुनिक मनु पूछेगा, आधुनिक मनु किनको कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है आधुनिक मनु। मतलब मनु इसको क्यों कहा जाता है आधुनिक मनु? आप प्राचीन काल में नाम सुने होइएगा मनु, महर्षि मनु, जिन्होंने ना हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक, मतलब हिंदू के कानून पर आधारित पहली पुस्तक लिखे थे, जिसका नाम था मनुस्मृति। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारत में ना कानून पर आधारित संविधान लिखे थे, संविधान, इसीलिए इनको कहा जाता है आधुनिक मनु कहा जाता है। कानून पर आधारित एक संविधान लिख दिए थे, भारतीय संविधान का निर्माण कर दिए थे, इसीलिए इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। और मनुस्मृति की रचना किए थे वो प्राचीन भारत में ही है। डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक मनु कहा जाता है इनको। के.एम. मुंशी ना यही कहते हैं प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली, भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली। देखिए प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहते। कौन कहते? के.एम. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। समझ में? संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहा जाता है, भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा जाता है। और ऐसा कौन कहते हैं? भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहाँ? देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? के मुंशी। के मुंशी 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा। अब देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? आप लोग बताइए, भारत में ना एकात्मक शासन व्यवस्था है या संघात्मक शासन व्यवस्था है? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था को ही संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? किस देश से लिया गया है? भारत में तो नहीं था, संविधान बना तो संविधान में लाया गया, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वही क्वेश्चन कर रहा है, किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है?
कह रहा है अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, कनाडा का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था में होता क्या है देख लीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों होता है। तो भारत में केंद्र भी है, राज्य भी है। संघात्मक शासन व्यवस्था है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर केंद्र ज्यादा मजबूत है, ये कनाडा की ओर से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका से हम लोग क्यों नहीं लाए और कनाडा से क्यों लाए, इसमें अंतर समझिए। अमेरिका में ना अमेरिका में 50 गो राज्य, 50 राज्य, 50 राज्य मिल के अमेरिकी संघ का निर्माण किया है। 50 राज्य, वहां पर केंद्र को कम पावर है राज्य की अपेक्षा, राज्य को वहां पर ज्यादा पावर है। लेकिन भारत में ना भारतीय संघ मिलके भारत का राज्यों का निर्माण किया है। तब ना देखते हैं यहाँ जब मन होता है तब 28 को राज्य कर देता है, 29 को राज्य कर देता है, 8 को केंद्र शासित प्रदेश करता है, कभी 7 को करता है, कभी 9 को करता है। ऐसा पावर है ना केंद्र के पास। तो यही है संघात्मक व्यवस्था, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। लेकिन अमेरिका में राज्य, अगर अमेरिकी संघ चाहेगा कि किसी भी राज्य को हम 1 कर दे, 50 को में से घटा कर 1 कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर राज्य मजबूत है केंद्र की अपेक्षा में। और भारत में क्या है? केंद्र मजबूत है, राज्य कमजोर है तंका। तो कनाडा का संविधान से लिया गया संघीय व्यवस्था भारत में। अमेरिकी के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, आप नाम सुने गई है, मौलिक अधिकार। इसको मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से याद रखेगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची भी लिया गया। हर एक जगह से बहुत चीज लिया गया है। जैसे अमेरिका से प्रस्तावना की संकल्प, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से ही लिया गया है। यहाँ पर लिखे देते हैं प्रस्तावना का विचार और प्रस्तावना, प्रस्तावना का विचार। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा भी लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। मतलब भारत में, भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना हो, ऐसा विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन उस प्रस्तावना की भाषा क्या होगी ना, इसका विचार कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना में जो भाषा होगी वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन संविधान में एक प्रस्तावना हो, यह विचार अमेरिका से लिया गया है। और कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान से कुछ नहीं लिया गया, स्विट्जरलैंड के संविधान से कुछ नहीं लिया गया, याद रखिएगा। तो इसका 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है किस संविधान के संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया? तो कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कनाडा का संविधान से। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है रे? अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। कहता है किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया अथवा भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के सिफारिश पर आधारित था? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था किस योजना के सिफारिश पर किया गया, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। आप देखिए, कह रहा है क्रिप्स योजना कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स योजना कब आया? 1942 में आया। बेवेल योजना कब आया? 1945 में। कैबिनेट मिशन योजना कब आया? 1946 में आया। माउंटबेटन योजना कब आया? 1947 में आया। अब बात कर लेते एक एक योजना की। तो क्रिप्स योजना के ना अध्यक्ष कौन थे? इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स योजना के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स योजना भारत आया है ना, तो इन्होंने कह दिया कि भारत में क्या क्या द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त भी हो गया, लेकिन संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। क्रिप्स मिशन योजना में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही भारतीय संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने धोखा किया अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ, कह के भी वादा तोड़ दिया। उसके बाद बेवेल योजना, तो बेवेल योजना के जो अध्यक्ष थे ना, इसके अध्यक्ष कौन थे? बेवेल योजना के अध्यक्ष लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड
वेवेल इसके अध्यक्ष थे। वेवेल योजना के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। कैबिनेट मिशन योजना 1946, यही इंपॉर्टेंट है। इसी योजना के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो पूछेगा भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था। और इसके अध्यक्ष की बात कर ले हम, तो इसके जो अध्यक्ष थे ना वो थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, लेकिन 2 अन्य सदस्य भी थे। एक का नाम था जो स्टेफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स योजना के अध्यक्ष था ना, वो भी इसमें सदस्य बन के आया था। ये पहला हो गया। दूसरा में क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। और तीसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के। अब बात करते हैं तीनों क्या थे। अब पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे, भारत के सचिव थे पैथिक लॉरेंस। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। देखिए तो एबी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री के पद पर थे एबी अलेक्जेंडर। और स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे ये क्या थे? तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड के चेयरमैन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री और स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लेकिन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस ही थे, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। भारत आया 24 मार्च 1946 को, डेट भी याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को आया था। अब बात कर लेते हैं माउंटबेटन योजना की। तो माउंटबेटन योजना ना, पहले माउंटबेटन में एक व्यक्ति का नाम है माउंटबेटन, इसके अध्यक्ष भी तो माउंटबेटन योजना के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ना भारत आया था 24 मार्च 1947। 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आया था, भारत का गवर्नर जनरल बनकर। तो पूछेगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आया था? 24 मार्च 1947 को। याद रखेगा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आया था? 24 मार्च 1947 को आया था। और इसने ना भारत विभाजन की योजना, क्या कहते हैं? भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत किया। भारत विभाजन की भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत किया लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर ही किया गया। भारत और पाकिस्तान आज आप देख रहे हैं ना, उसका जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। अगर ये नहीं आया रहता तो भारत का विभाजन नहीं होता। माउंटबेटन योजना आया था 24 मार्च। क्या कहते हैं, इन्होंने भारत विभाजन योजना की ना डेट प्रस्तुत किया 3 जून को। 3 जून को। अब दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। माउंटबेटन भारत कब आया? 24 मार्च को, लेकिन योजना प्रस्तुत कब किया? 3 जून को। मतलब भारत को बांटा जाए ऐसा योजना 3 जून को प्रस्तुत किया, लेकिन आ गया था 24 मार्च को। समझ में आया ना? 1947 में आया था और इसके आधार पर भारत का विभाजन कर दिया गया। अब कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर क्या हुआ? संविधान सभा का गठन। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। क्रिप्स मिशन योजना तो ये तो धोखा कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वेवेल योजना में भी कुछ नहीं, ये भी धोखा किया था। तो क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है किस योजना के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन अथवा भारतीय संविधान का गठन निम्न में से किस योजना के आधारित पर था? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसमें किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। अब बढ़ते 11 नंबर प्रश्न की ओर। अब बात करेंगे 11वां प्रश्न क्या है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? संविधान सभा बताए थे, संविधान सभा की बैठक हुआ था, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। उस बैठक का बहिष्कार का मतलब क्या होता है? त्याग कर दिया, उसको क्या किया? उसमें से हट गया। तो किस दल ने
पार्टियों का दल है। तो पहला कहता है मुस्लिम लीग, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट दल। तो इस चारों में से कौन सा दल था जो संविधान सभा की बैठक को त्याग कर दिया? मतलब ना इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग हो जाएगा। मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो बहिष्कार काहे किया, इसका रीजन भी जान लीजिए। संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 296। निश्चित किया गया था 389, लेकिन बताया है 93 को मनोनीत होना था। वो 93 को कह दिया गया था आपका मन है तो आप शामिल होइए, नहीं मन है तो नहीं शामिल हुए। तो 93 को सदस्य शामिल नहीं हुआ, तो बचा कितना? 296। तो 296 सीट पर ना निर्वाचन हुआ संविधान सभा में, 296 पर निर्वाचन हुआ। इसमें से 208 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ। कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुआ। बताओ 296 में से 208 कांग्रेस अकेले ले गया, बचा 73 को। तो 73 को मिला था मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को 73 को मिला था। अब 15 को ना अन्य को मिला था, 15 को अन्य को। देखिए 296 में 208 केकरा मिल गया? कांग्रेस को, 73 को मुस्लिम लीग को और 15 को अन्य को। मुस्लिम लीग इसीलिए बैठक का बहिष्कार कर दिया क्या कि इसका प्रतिनिधि संविधान सभा में कम था। बताइए 208 की जगह पर 73 का कोई वैल्यू होगा नहीं ना। कि सोचा मुस्लिम लीग कहा कि अगर हम संविधान सभा में शामिल रहेंगे तो हमारी बात सुनेगी नहीं कोई, क्या कि 208 बहुमत में है कांग्रेस और 73 को था मुस्लिम लीग को, इसीलिए संविधान सभा को यह त्याग कर दिया। और इसके पीछे दूसरा भी रीजन था कि मुस्लिम लीग चाहता था कि पाकिस्तान का निर्माण हो। मुस्लिम लीग चाहता था पाकिस्तान का निर्माण हो और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बने, इसीलिए दो रीजन था। सबसे पहले तो चुनाव में मुस्लिम लीग को कम सीट प्राप्त हुआ, 73 को हुआ था। दूसरा रीजन था मुस्लिम लीग चाहता था कि पाकिस्तान का निर्माण हो और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान हो। समझ में आया? इसीलिए मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था संविधान सभा की बैठक का। तो क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कर दिया? तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। और मुस्लिम लीग का गठन जान लीजिए, इसका गठन कब हुआ था? 1906 में। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका बांग्लादेश में पड़ता है। अभी बांग्लादेश में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसको 208 सीट प्राप्त हुआ था। और याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 1885 में हुआ था। डेट था 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ मुंबई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में मुंबई में इसका गठन हुआ था। हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ था। समझ में आया? तो मुस्लिम लीग का गठन कब? 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में और हिंदू महासभा का गठन 1915 में। तो किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग किया कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? संविधान सभा के सत्रों में किसने, यह स्टेटमेंट है, क्या है? एक कथन है। किसने कहा भारत को समाजवादी संघ? समाजवादी क्या होता है? समाजवादी में ना क्या होता है? सारा पावर सरकार में होती है, जनता का वहां कोई नहीं सुना जाता। जैसे भी चाइना में है ना समाजवादी शासन है, वहां पर सरकार जो चाहती है वही होता है। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक शासन है, यहाँ पर जनता की बात को भी सुनी जाती है। तो ऐसा कौन कहा था कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग किया कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? ऑप्शन क में दिया है टीटी कृष्णामाचारी, ख में सरदार पटेल, ग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और घ में है प्रोफेसर केटी शाह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था कि भारत को समाजवादी संघ घोषित कर दिया जाए। भारत को क्या कर दिया जाए? समाजवादी घोषित कर दिया जाए। ऐसा कौन कहे? प्रोफेसर केटी शाह। याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री तथा प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे।
उप प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था समाजवादी घोषित किया जाए, समाजवादी घोषित किया जाए, भारत को घोषित किया जाए, समाजवादी घोषित किया जाए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोफेसर केटी शाह ने कहते हैं कि भारत को समाजवादी संघ घोषित कर दिया जाए। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अब 13 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया? आप लोगों को ये आंसर पता है तो बताइए। संविधान सभा ने किस तारीख पर संविधान अपनाया? वो था संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया, और यहाँ पर है काम लास्ट करके संविधान बनकर कब तैयार हुआ, यही क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, ए में है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। तो हम बात करते हैं इस सब डेट को क्या हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान अंगीकृत हुआ। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत या अंगीकार, अंगीकृत या अंगीकार हुआ, समझ में आया? मतलब बनकर तैयार हुआ या बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ, बनकर तैयार हुआ। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, मतलब भारत स्वतंत्र हुआ, आजादी मिली। फिर है 26 जनवरी 1950 को ना संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, लागू हुआ पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। अब बात कर लेते हैं, हम एक एक ऑप्शन का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो बताया है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इसी बैठक के बाद संविधान का कार्य शुरू हो गया। संविधान सभा कार्य करना शुरू कर दिया 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को ना संविधान अंगीकृत हुआ, अंगीकार हुआ या बनकर तैयार हुआ, तीनों एक ही बात है। पूछेगा संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तीनों एक ही डेट है, मतलब इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया, पूर्ण रूप से बनकर अब तैयार हो गया था। अब संविधान को केवल लागू करना बाकी था, केवल लागू करना था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया? मतलब कि संविधान बन गया तो उसको अपना लिया गया। किस तारीख को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। अब 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आजादी मिली। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। अब यहाँ से एक डाउट है, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 2 माह के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान को लागू किया गया? इस 2 माह पहले कहीं नहीं लागू किया गया। तो इसके पीछे भी एक रीजन है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को। आंशिक रूप से मतलब कि उस दिन ना 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। संविधान के 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन पूर्ण रूप से मतलब पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। देखिए काहे नहीं लागू किया गया? 26 जनवरी को 1930 में ना कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। कब? 26 जनवरी 1930 को
पूर्ण स्वाधीनता दिवस कांग्रेस ने मनाया था? किस दिन? 26 जनवरी को। इसी दिन को याद रखने के लिए ना संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को 1950 में, नहीं तो 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया रहता। लेकिन कांग्रेस ने 26 जनवरी को क्या मनाया था? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था 1930 में, और 1930 से पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाते आ रही थी कांग्रेस। इस तिथि को याद रखने के लिए क्या कर दिया? 26 जनवरी को संविधान लागू किया, ताकि याद रहेगा ना कि हाँ 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत है। आगे बढ़ते अब 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है जिनमें इधर उधर से कमियां दिखाई दे सकती है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपयुक्त कमी देश की परिस्थितियों व समाज परिस्थितियों व जनसाधारण में निहित है। क्या कह रहा है? ये कथन है, स्टेटमेंट है। किसने कहा कह रहा है? देखिए इधर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सरदार पटेल, और सी में क्या है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए तो कह रहा है संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है जिनमें इधर उधर से कमियां दिखाई दे। मतलब जब बताओ संविधान बनाए ना, तो संविधान सभा के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हो सकता है उनसे कुछ गलती हो जाए या कुछ मिस्टेक हो जाए, तो बाद में आगे के लोग संविधान में कुछ संशोधन करके अच्छे चीज बना सकते हैं। ऐसा कथन कौन कहे कि कुछ कमी रह जाए तो उसको पूरा कर दे आगे के लोग। समझ में आया? इसीलिए संविधान में संशोधन होता रहता है। कोई चीज जोड़ना है या कोई चीज हटाना है, संविधान में संशोधन इसीलिए होता रहता है। तो ऐसा संविधान में नियम बना दिया था, कह दिए थे। कौन कहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे। किसने कहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहे थे कि संविधान में कुछ ऐसी कमियां दिखाई दे तो उसको पूरा कर लेना है। ठीक है, यही कथन है। ये कथन याद रखेगा, संविधान में कुछ ऐसे उपबंध है जिनमें इधर उधर से कोई कमियां दिखाई दे सकती है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपयुक्त कमी देश की परिस्थितियों व जनसाधारण में निहित है। मतलब कि कमी है तो उसको पूरा कब होगा? जब जनता परिस्थिति को देखते हुए, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान में कुछ जोड़ा भी जा सकता है, आवश्यकता पड़ेगी तो संविधान में से कुछ हटाया भी जा सकता है। जैसे हम बात कर लेते हैं 2019 में संविधान संशोधन हुआ था 104वां। उस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण मिलता था लोकसभा और विधानसभा में ना, उसको समाप्त कर दिया गया। आरक्षण मिलता था उसको समाप्त कर दिया गया। तो सरकार ने इस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा किया होगा कि हाँ अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो इसी प्रकार जब परिस्थिति आए, समय आएगा ना, तो संविधान में कुछ जोड़ना है या हटाना है, इसका कथन कहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्वीकार कर लिए थे कि हाँ, ये नहीं कि अटल थे, हम जो बना दिए उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसके नियम में कोई फेरबदल नहीं करेगा, ऐसा नहीं कहते। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मंजूर किए थे कि हाँ आपको यदि कोई कमी दिखाई दे रही है और उस परिस्थिति में आपको उस चीज की आवश्यकता है तो आप संविधान में उसको जोड़ सकते हैं, यही कहे थे। तो 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका आंसर घ हो जाएगा। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के। ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद हम लोग कल करेंगे। और हाँ, आप लोग को डेली इसी चैनल पर क्लास मिल जाएगा। डेली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद परामर्श अनुसार काम करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन, किस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति ना अपने कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेंगे? मतलब कि राष्ट्रपति को बांध दिया गया कि हाँ हम आपको जो कहेंगे, मंत्रिपरिषद जो कहेगी ना वही काम करना है राष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं रहे। 1976 में ऐसा प्रावधान किया गया 42वां संशोधन द्वारा। कहाँ है? ग नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1976 में 42वां संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद जो कहेगी वही कार्य करना है, आपको दूसरा कार्य नहीं करना है। यही ना कह रहा है, मंत्रिपरिषद परामर्श अनुसार, मतलब मंत्रिपरिषद जो परामर्श देगी वही करना है। तो ये ऐसा कौन संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 42वां संशोधन द्वारा 1976 में। कब हुआ था? 1976 में।
1976 में, इससे पहले भी एक संविधान संशोधन आया है। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया, समाजवादी कब जोड़ा गया और अखंडता कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया था। और 1976 में ही राष्ट्रपति को बांध दिया गया था कि मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेंगे राष्ट्रपति। अब 1976 हो गया। उसके बाद 1951 में क्या हुआ, पहला संशोधन ये बताए हैं। 1971 में 24वां संशोधन ये भी बताए हैं। 1976 वाला पता चल गया कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। फिर 1978 वाला 44वां संशोधन देखिए क्या कहता है। 44वां संशोधन 1978 में जो राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था ना, उससे मुक्त कर दिया गया। मतलब कि क्या हुआ, 1976 में कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति काम करेंगे, लेकिन 1978 में कहा गया नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से अब काम नहीं करेंगे। इसमें करेंगे 42वां में कहा गया, लेकिन 44वां में उसको खत्म कर दिया गया। ये जो परामर्श अनुसार काम करेंगे ना, इसको खत्म कर दिया गया 1978 में 44वां संशोधन द्वारा। ऐसा क्यों हुआ था उस समय ना, देश की राजनीति में उठा पटक हुआ। देखें कैसे 1976 में कौन थी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो चाहती थी देश में वही होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी अपने हिसाब से नियुक्त करती थी, अपने हिसाब से वहाँ के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त करती थी। तो इन्होंने ऐसा संविधान में नियम बना दिया है कि क्या करना है कि हम जो कहेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे। और मंत्रिपरिषद के हेड प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही राष्ट्रपति करेंगे। इसीलिए ऐसा नियम बना दिया गया इंदिरा गांधी के समय में 42वां संशोधन करके 1976 में। लेकिन 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, वो प्रधानमंत्री पद पर से हट गई। फिर 1977 में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जो मोरारजी देसाई 1977 में बने और 1979 तक प्रधानमंत्री रहे। तो 2 ही साल में इनकी भी सरकार गिर गई। ये जनता पार्टी से थे मोरारजी देसाई, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। समझ में आया। तो 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ना जो इंदिरा गांधी जो नियम लाई थी, उस नियम को खत्म कर दिया संविधान में संशोधन करवा के। तो नियम कौन बनवाया था, इंदिरा गांधी, लेकिन मोरारजी देसाई आके उसको खत्म कर दिए। तो बस आपसे यही पूछेगा कि संवैधानिक संशोधन द्वारा निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करेंगे। तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा। फिर कहेगा किस संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से काम नहीं करेंगे, 44वां संशोधन 1978 द्वारा। दोनों याद रखिएगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आप लोगों को डेली इसी तरह क्लास होती जाएगी। आज 15 क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ है, कल इससे आगे हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो आज की क्लास को रहने दिया जाए। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अब कल एक बेस्ट क्लास की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए।